तो जी आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, वी हैव टू लॉज और बड़े ज़बरदस्त लॉ हैं और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इनके ऊपर बेस्ड जो हैं क्वेश्चन आते हैं हमारे। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो भैया ये हमारे एक रिलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने एक रिलेशन पढ़ा होता था Q इज इक्वल टू आई इन टू टी, अपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ना। क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, हाँ, उसके अंदर आता था कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरा डिपॉजिटेड होगा, वो सारा कुछ। ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू आई टी। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहते हैं? द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, the mass of the substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity quantity of charge passed। कितना हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा या वहाँ से लिबरेट करेगा, वो किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज के। मतलब W जो था, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरा डिपॉजिट हुआ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। ऊपर हमने लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के था, बिकॉज Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, एंड W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। नाउ Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ proportionality and is known as electrochemical equivalence। कभी कभी क्या करता है, वो बोल देता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अगर मुझे जी की डेफिनेशन निकालनी है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस की हमें डिफाइन करना है, तो उसमें क्या करेंगे हम? आई को इक्वल टू 1 एम्पियर रख देंगे, टाइम टी को 1 सेकेंड रख देंगे। सो ये भी 1, ये भी 1। डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? जी के बराबर आ जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू जी, राइट। डब्ल्यू इज इक्वल टू जी, तो इसे डिफाइन कर लेते हैं। द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड तो भैया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जी
electrochemical equivalence Z is defined as the mass of the substance deposited by passing 1 coulomb of charge or by passing 1 ampere of current for 1 second through the electrolyte थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। कुछ नहीं किया, आई की वैल्यू 1 रख दी, टी की वैल्यू पुट कर दी, तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के बराबर हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया जी। तो बहुत बड़ा कोई कहानी नहीं है। उसके बाद 1 फैराडे चार्ज होता कितना, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, लेट्स से मैंने लिया m प्लस n और ये n इलेक्ट्रॉन गेन करके m मेटल बना रहा है, मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको कितने कूलम ऑफ चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, तो n फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। n फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ मेटल m। ठीक है जी, मेटल m के लिए इतने फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जैसे मैं सिल्वर की बात करता हूँ, सिल्वर पे चार्ज कितना होता है, 1, तो 1 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। कॉपर +2 की बात करता हूँ तो कॉपर पे 2 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। एल्यूमिनियम की बात करता हूँ तो +3। जितने चार्ज रहेगा, जितना उसके मतलब कन्वर्जन हो रहा है, उतने कूलम की वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है जी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये न्यूमेरिकल्स में आपको और क्लियर हो जाएगा क्या हो क्या रहा है। नाउ देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाउ n इंटू, हमने वो पीछे ऊपर वाली मेटल की बात करना, 96500, 9 ने लिखा ना, 9 n इंटू 96500 कूलम ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट ए, हमने उसका एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लिया, क्योंकि 1 मोल यहाँ पे मैंने 1 मोल लिखा ना, 1 मोल किसके बराबर होता है, उसके एटॉमिक मास के बराबर। डिपॉजिट ए ग्राम्स ऑफ मेटल या ए ग्राम्स ऑफ एलिमेंट m। ठीक है जी, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना करेगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट a अपॉन n इंटू 96500 कूलम्स या ग्राम्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने पढ़ा था 1 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू z ग्राम्स। ठीक है जी, क्लियर है जी। एंड z इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a अपॉन n इंटू 96
500 कूलम्स। ठीक है जी, क्लियर है जी। और A अपॉन एन, n इज द चार्ज, a इज द एटॉमिक नंबर। अब ये n क्या रिप्रेजेंट करेगा? n रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी। n क्या करेगा? हमारा रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी। अगर मुझे सिल्वर की वैलेंसी जाननी है तो उसकी वैलेंसी क्या होती है जी? 1। कॉपर की वैलेंसी कितनी है? 2, क्योंकि इसके ऊपर 2 चार्ज है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज +3 है। तो अब जब भी हम एटॉमिक मास अपॉन एन की बात करते हैं, एन इज द वैलेंसी, तो वो हमारा क्या आता है? इक्विवेलेंट मास। याद हो आपने, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, इक्विवेलेंट मास निकाला था नॉर्मेलिटी में किसी भी एलिमेंट का, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन इट्स वैलेंसी। ठीक है, तो ये आ गया ई, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 ग्राम्स। ठीक है जी। और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन यूज होएंगे, E इज इक्वल टू जी इंटू 96500। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, equivalent mass of an element is the mass of the element is the mass of element deposited by passing 96500 coulomb of charge। ठीक है जी। इक्विवेलेंट मास की हमने डेफिनेशन लिख दी, कितना हमारा अमाउंट ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड by passing 96500 coulomb of charge, that is equal to its equivalent mass। और ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी। ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल से समझ में आएगा कहाँ पे क्या कैसे हमारा ये होएगा, नहीं तो डायरेक्टली डेफिनेशन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट वी हैव फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ में क्या बोलता है कि भैया अगर हमारे पास कोई सेल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, वो हमारे अगर पैरेलल लगे, सॉरी सीरीज में लगे हुए हैं, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होंगे इन देयर रिस्पेक्टिव सेल्स, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। ठीक है, बताता हूँ, लिखवाता हूँ क्या है। व्हेन द सेम क्वांटिटी when the same quantity of charge is passed through the solution of different electrolytes connected in series, the masses of the substance the masses of the substances deposited at respective electrodes are directly proportional to their equivalent masses।
ठीक है जी, इसको अभी लिखते हैं, यहाँ पे एक इमेज ऐड करते हैं। अब इसमें ये बोल रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरा यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे या इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिटेड हो रहा है, वो किसके बराबर है, उनके इक्विवेलेंट मासेस के। ठीक है जी, लेट्स से मैंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया और एक सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लिया, यहाँ पे मेरा कॉपर डिपॉजिटेड होगा, यहाँ पे मेरा सिल्वर डिपॉजिटेड होगा, तो वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ mass of copper deposited upon mass of silver deposited is equal to equivalent mass of copper upon equivalent mass of silver. That's it. ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी हम इसे बीच में घुसाते हैं, तो उस फॉर्मूला डायरेक्टली निकालते हैं। नाउ W इज इक्वल टू क्या था, जी इंटू क्यू, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड हुआ, दैट इज इक्वल टू जी इंटू क्यू। ठीक है, अब देखो, हालांकि ये जो सर्किट है हमारा सीरीज में लगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब भी हम सीरीज में लगाते हैं तो हमारा जो करंट है वो सेम रहेगा, करंट जो है वो सेम रहता है, राइट। तो Q1 same amount of electricity will pass, so Q1 will be equal to Q2, which is equal to Q. So W1 will be equal to Z1 into Q, and W2 will be equal to Z2 into Q. तो हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं, W1 by W2 that will be equal to Z1 upon Z2, which is equal to E1 upon 96500 अपॉन E2 अपॉन 96500। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, विच विल बी इक्वल टू E1 बाय E2। ठीक है, और E1 E2 क्या है, उनके इक्विवेलेंट मासेस हैं, एंड E1 एंड E2 आर द इक्विवेलेंट मासेस, राइट। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम इसके बाद इनकी एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कहाँ कहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी, फर्स्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ equivalent masses determination of equivalent masses of the element राइट। अभी हमने निकाले इक्विवेलेंट मासेस, मासेस हमें मालूम थे कितने डिपॉजिटेड हुए, ठीक है, और 9 अपॉन E1 बाई E2। और कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, इन इलेक्ट्रोमेटलर्जी, जहाँ पे हम मेटल्स को प्यूरिफाई कर रहे हैं। मेटलर्जी, इन इलेक्ट्रोमेटलर्जी, जहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ना, उनको अलग निकालने के लिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। थर्ड है इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स,
इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, वेरी प्योर मेटल्स को निकालने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, ये सारी की सारी मेटल्स इनकी प्यूरिफिकेशन के लिए। फोर्थ, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाना, है ना। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। क्यों करते हैं? जैसे आपने देखा होगा आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, क्रोम की कोटिंग कर देते हैं। क्रोमियम हमारा वेरी हार्ड मेटल है, तो उसकी वजह से वो शाइन रहती है और उसे करोड नहीं होता। ठीक है जी। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसके पॉइंट्स लिख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। टू चेक करोजन और रस्टिंग ऑफ इंफीरियर मेटल्स। आयरन था, उसके ऊपर क्रोम की कोटिंग कर दी, या किस लिए? टू इम्पार्ट लस्टर और ब्राइटनेस टू द इंफीरियर मेटल्स। सोने का पानी चढ़ा देते हैं और लगता है कि सोना पहना है। इसी चक्कर में वो मैडम की चिताई हुई थी। चलो, क्लियर हो गया जी। तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रोलिसिस की, प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स। जैसे कल हमने करा था लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रोलिसिस किया था NaCl का, तो वो क्या बना रहा था हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो कुछ केमिकल्स बनाने में हमें ये हेल्प करता है, प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स और प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने लास्ट ईयर की थी कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, है ना, हाइड्रोकार्बन्स के बनाने में। ठीक है, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। फिर एल्कीन का भी प्रिपरेशन किया था हमने, तो वो सब क्या है, उस जब ने क्या किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करे थे। तो ये सारा कुछ था। एप्लीकेशंस में अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल आना है यार, बहुत एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेयर चांसेस होते हैं कि थ्योरी पूछेगा वो आपसे। हाँ, क्वेश्चन पेपर आसान बनाना तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल ही हैं। अगर आप इसके प्रीवियस ईयर के 10 ईयर भी उठाओगे तो वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ coulombs required to deposit 40.5 grams of aluminium when the electrode reaction is when the electrode reaction is Al+3 था, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम सॉलिड में।
ठीक है जी, ये रिएक्शन था हमें गिवन, सॉलिड नहीं है यहाँ पे गिवन में। ठीक है, हमें ये चीज़ थी। अब हमें निकालना है कितने कूलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस या टू डिपॉजिट, है ना, हमारा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 40.4 ग्राम्स के लिए। अब 1 मोल का मतलब क्या होता है 27, 1 मोल इज इक्वल टू 27 grams of aluminium require charge equal to 3 into 96500 कूलम्ब। तो 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा जी 3 into 96500 अपॉन 27। इन्होंने पूछा हमसे 40.5 ग्राम्स के लिए, तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 40.5 से। यहाँ पे ग्राम्स था, यहाँ पे ग्राम्स था, इसका चार्ज कूलम था, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एंड इट कम्स टू बी 3 into 96500 इंटू 40.5 डिवाइडेड बाई 27, 434250 कूलम्स। तो ये आ जाएगा 4.34 इंटू 10⁵ कूलम्स। तो ये भी हमारा आंसर आ सकता है। अगर वो फैराडे की टर्म्स में पूछता तो हम क्या करते 3 into F into 40.5 अपॉन 27, तो 9 ये आ जाता। (4.5F) अगर वो फैराडेज के लिए फैराडेज की टर्म्स में पूछता तो हम 96500 मत लिखते, तो वहाँ पे डायरेक्टली आ रहा था हमारा 4.5F। दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 grams ऑफ एल्यूमिनियम। दैट्स इट। बस ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं इसमें आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन भी ऐसे से ही आने हैं, कुछ मुश्किल नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हाउ मेनी कूलम्स are required for the reduction of one mole of MnO4 minus 2 Mn+2। ठीक है जी, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन। अब रिएक्शन लिखते हैं भैया यहाँ पे। जब हम रिडक्शन रिएक्शन करते हैं MnO4 माइनस ये 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, दिस विल गिव अस Mn+2। लेट सपोज आपको रिएक्शन आता भी नहीं है, हमें यहाँ पे MnO4 माइनस था और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे हम मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है जी, दैट विल बी इक्वल टू X प्लस ऑक्सीजन इज -2 इंटू 4 इक्वल टू -1, X -8 इक्वल टू -1, X इक्वल टू 7। तो भैया मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 आ जाता है, यहाँ पे क्या है +2। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे हम 5 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए हैं। अगर आपको रिएक्शन नहीं आता है ये वाला तो आप ऐसा भी काम कर सकते हो, उसमें सिर्फ आपको ये ढूंढना है कितना चेंज हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन में। तो जितने चाहिए थे उससे उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे
कितने कूलम्स रिक्वायर्ड है 1 मोल के लिए? 5 F 5 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। 5 × 96500 कूलम्स। 472500 coulombs. That's it. This will be the answer. मल्टीप्लाई गलत किया ना, 0 0 हाँ 48 आएगा। 4825 और आई कैन राइट 4.825 into 10 raised to 1 2 3 4 5 into 10 raised to power 5 coulombs. This will be the answer. ठीक है जी, क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कर्नाटका सीईटी का क्वेश्चन है जो मैं कराने वाला हूँ। हाउ मेनी coulombs are required for the oxidation of 1 mole of H2O 2O2। ठीक है जी, हाउ मेनी कूलम्स H2O को O2 में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो भैया, यहाँ पे H2O था, ये हमारा कुछ गेन करेगा या लूज करेगा, ये O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का इन वाटर, तो इट कम्स टू बी -2। यहाँ पे कितना है 0, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है जी, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 1 मोल था, अब इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन रहेगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस होएगी, हाफ मोल। तो एक ऑक्सीजन -2 से 0 पे जा रहा है, तो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 2 फैराडे की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसने क्या बोला था, 1 मोल ऑफ H2O, है ना। 1 मोल लूंगा तो उसमें 2 ही हाइड्रोजन रहेगा और 1 ही ऑक्सीजन रहेगा। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करते, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे O2 रखते, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो उस केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आने थे वो कितने आ जाने थे, 4। अब उसने स्पेसिफाई किया कि 1 मोल ऑफ H2O है, तो उसमें हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? सो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड that will be equal to 2 into 96500 coulombs, or you can write 2 Faraday। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 0 13 190 1.93 into 10 raised to power 5 coulombs। दिस विल बी द आंसर। ठीक है जी, दिस विल बी द आंसर। बस ध्यान रखो, ये 1 मोल था तो उसकी वजह से सारी कहानी चेंज हो जानी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द टाइम, अब हमें टी निकालना है, क्यू वाला फॉर्मूला, आई क्यू इक्वल टू आई इंटू टी वाला भी लगेगा। कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.5 grams of silver at cathode when a current of
when a current of 1.5 ampere is passed through the solution of AgNO3। अब जब सिल्वर डिपॉजिटेड हो रहा है तो Ag पॉजिटिव वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक्वस स्टेट में रहेगा क्योंकि हमारा एक्वस AgNO3 गिवन था। ठीक है जी, अब उसने बोला कि 1.5 ग्राम्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, टाइम निकालना है तो उससे पहले हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका जो मास होता है वो कितना होता है, 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय चार्ज इक्वल टू 1 इंटू 96500 कूलम्स। सो 1 ग्राम में कितना डिपॉजिटेड होगा जी, 1 इंटू 96500 अपॉन 108 ग्राम्स। यहाँ पे उसने पूछा 1.5 ग्राम्स के लिए, तो इंटू 1.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। वन थ्री फोर ज़ीरो पॉइंट थ्री 1340.2778 आ रहा है ना, तो मैं इसे 2 डेसिमल तक ले लेता हूँ, कूलम्स बनाता हूँ। 1340.28 कूलम्स, दिस मच अमाउंट ऑफ चार्जेस, है ना। क्यू की वैल्यू आ गई। नाउ वी नो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू भी मालूम है, आई भी मालूम है, इन्होंने बोला यहाँ पे 1.5 एम्पियर का करंट है, सो टी विल बी इक्वल टू क्यू बाय आई। Q is equal to 1340.28 upon I. I will be equal to 1.5. 1340.28 divided by 1340.28 divided by 1.5, 893.52 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम जो है वो हमारा सेकेंड में आता है, विच इज़ इक्वल टू 1340.28 एम्पियर सेकेंड। ठीक है जी, इसको आप 60 से डिवाइड कर दो तो हमारा आ जाएगा मिनट्स, तो दिस विल बी इक्वल टू 14.9 मिनट्स। क्लियर है जी, तो दिस विल बी द आंसर। ये हमारा CBSE 2015 में क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एसिडिक सोल्यूशन ऑफ copper plus 2 ions containing 0.4 grams of copper an acidic solution of copper plus 2 ions containing 0.4 grams of copper plus 2 ions is electrolyzed until all the copper is deposited
until all the copper is deposited calculate the volume of oxygen calculate the volume of oxygen occupied sorry volume of oxygen evolved at NTP at normal temperature and pressure राइट। तो एसिडिक सोल्यूशन था हमारे पास कॉपर का। तो ये अलग अलग रिएक्शन आएंगी, ठीक है जी। एनोड पे कुछ रिएक्शन होएगा, एनोड पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। H2O लिक्विड में था, वो हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, 2H पॉजिटिव में और हाफ O2 में एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे ही यहाँ पे क्या था, कॉपर +2 एक्वस में था, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और वो कॉपर सॉलिड में बना देगा, वो कैथोड पे जाके डिपॉजिटेड होएगा, ठीक है जी। तो इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ देते हैं जी, ऐड कर देते हैं, क्योंकि हाफ रिएक्शंस थी। तो क्या होने वाला है जी यहाँ पे, कॉपर +2 aqueous plus H2O liquid, this will give us copper solid plus 2H positive plus half O2 plus 2 electron, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। ये मिलने वाला है हमें। अब कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरा डिपॉजिटेड हो, मतलब सॉरी कितना मेरा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ठीक है जी। ये सारी बात यहाँ पे करनी है हमें, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन हमारा डिपॉजिटेड हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन हमारा इवॉल्व हो रहा है। तो भैया देखो ज़रा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मासेस लेके आएंगे हम इनके। कॉपर का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, उसके मास अपॉन इट्स वैलेंसी। इसका एटॉमिक मास होता है 63.5 ग्राम्स। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 63.5 ग्राम्स। देखो ये हमने स्टॉक्योमेट्री पढ़ा था, अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 22.4 लीटर होता है, तो हम उसे ml में कन्वर्ट करते हैं, अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 11200 कूलम, सॉरी ml, क्योंकि लीटर में था हमने उसे ml में कन्वर्ट कर लिया। 63.5 ग्राम्स 60 अपॉन 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 31.75 grams of copper +2 ions evolve, कितना कर रहे हैं जी, 11200 ml of O2 of oxygen। हम 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 11200 अपॉन 31.75। उसने हमसे पूछा 0.4 ग्राम्स के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 0.4 आ जाएगा, ठीक है जी। इसका सॉल्व कर लेते हैं, 11200 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय
31.75, 141.102362, 141.1 ml ऑफ ऑक्सीजन। इतनी ऑक्सीजन जो है वो हमारी इवॉल्व हो जाएगी। दिस मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इवॉल्व। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये हमारा बिहार के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी coulombs are required to produce 50 grams of aluminium from molten Al2O3? फ्रॉम मोल्टन Al2O3। यहाँ पे हम लिखते हैं Al2O3 था। ठीक है जी, ये कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी एंड दिस विल गिव अस एल्यूमिनियम प्लस सम ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम थे तो 2 हो जाएगा। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 एल्यूमिनियम में जाएगा, 2 एल्यूमिनियम है तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। ठीक है जी, एंड ऑक्सीजन विल बी 3/2O2। ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 मोल चाहिए। कितने के लिए? 2 मोल्स को डिपॉजिट कराने के लिए। 6 moles of electron are required to deposit 2 moles of aluminium। ठीक है जी, एंड वी नो Q इज इक्वल टू क्या होता है? N इंटू एफ। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, quantity of electricity required to deposit 2 moles of aluminium. Now Q is equal to 6 into 96500 coulombs per mole। मल्टीप्लाई करा था 0.00935 5.791235 इंटू 10⁵ कूलम्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया, इतना आ गया। अब उसके बाद अब हमने Al2O3 को करना है ना। अभी 2 मोल्स थे तो 2 मोल ऑफ Al will be equal to 2 into 27 grams which is equal to 54 grams। ठीक है जी, तो भैया 54 grams of aluminium is produced by, कितने से होएगी? 5.79 इंटू 10⁵ कूलम्स। 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 5.79 इंटू 10⁵ अपॉन 54। उसने पूछा था हमसे 50 ग्राम्स के लिए, तो 50 ग्राम्स में क्या हो जाएगा? इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है जी, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5.79 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 54, 5.36।
5.36 into 10 raised to power 5 coulombs. This much amount of electricity is required, yeah, this much amount of charge is required to deposit 50 grams of aluminum. ठीक है जी,